हेलो, आवाज आ रही सभी को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग वाला आप लोगों को क्लास नहीं हो पाया, उसका क्या करना चाहिए? या तो संडे क्लास रखें संडे को, या फिर आज आज मुझे थोड़ा कहीं जाना है, क्लास के बाद देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 51 है ना। इसमें एक चीज समझना है आपको कि जो वल्नरेबल ट्राइब्स होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है PBTG, ठीक है। तो जो PBTG है, ये क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है ना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो ट्राइबल्स ग्रुप के लिए, खासकर नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसमें एक ही बात समझना है कि पहले ये है क्या, PBTG क्या है, PBTGS, ठीक है। तो मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी ये ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं। मतलब जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं जो खतरे में हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ ट्राइबल्स ग्रुप को डिसाइड करती है या बोलती है कि देखो ये ग्रुप हैं, ये ट्राइबल्स हैं जो खतरे में हैं, ठीक है। तो पूछती है कि ये ट्राइबल्स ग्रुप हैं खतरे में। तो सबसे पहली बात है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी ये वो जनजातीय समूह हैं जो खतरे में हैं, यानी इनका विस्थापन हो सकता है। तो क्वेश्चन को हम सीधे सीधे देखते हैं क्या है। तो भारत सरकार इन ग्रुप्स को नंबर देती है, कौन कौन से ग्रुप है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, ठीक है। देखिए, PBTG देश के 18 राज्यों तथा एक संघ शासित राज्यों में निवास करते हैं। तो PBTG 18 राज्यों में और एक संघ शासित राज्यों में निवास करते हैं। दूसरा सेंटेंस है इसमें, स्थिर या कम होती हुई जनसंख्या PBT स्थिति के लिए निर्धारणों का मानदंड में से एक होती है। देश में अब तक 95 PBT आधिकारिक रूप से अधिसूचित हो चुके हैं, और ठीक है। और इसमें है, इस सूची में इरुलार कोंड रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। तो लास्ट में क्या था, इरुलार जनजाति थी, उसको शामिल किया गया था, इसलिए है। पहली बात है कि जो PBTG ग्रुप्स होते हैं, इनको भारत सरकार आइडेंटिफाई करती है कि वो लोग कौन कौन से ग्रुप होंगे। इनमें जो अब तक जनजातियां शामिल हुई हैं वो 75 हैं, ठीक है। 75 ट्राइबल्स ग्रुप है। यानी कि जो इसका थर्ड सेंटेंस है वो गलत है। इसमें दिया हुआ है ना कि 95, तो 95 नहीं है, ये 75 है। तो थर्ड सेंटेंस गलत है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि आंसर क्या होगा इसका। आई थिंक थर्ड जो है, तीन ऑप्शन है वो 3 में है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, चौथे में भी है। तो सी आंसर अपने आप सही है। तो PBT जो ग्रुप्स है वो कौन करता है, ये 18 राज्यों में है और 18 स्टेट्स में है और एक यूटीज में है, और जो यूटीज है अंडमान निकोबार ग्रुप में है। यूटी है अंडमान निकोबार ग्रुप में है, वहां की जनजाति को शामिल किया गया है। अभी इसमें 2 जनजातियां शामिल की गई, इरुलार और कोंडा रेड्डी। इरुलार है और कोंडा है, ये दोनों आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं, इरुलार। तो ये ध्यान रखना है कि जो इरुलार जनजाति है, ये मैंने लास्ट ईयर क्लास में करवाया भी था। इरुलार ट्राइब और कोंड जनजाति है ना, कोंडा रेड्डी। तो कोंडा रेड्डी,
तो ये है कोंडा रेड्डी जनजाति। तो ये पूछ सकता है किस राज्य में, तो ये है। ठीक है, आगे के लिए बस ये याद रखना है कि कौन इसको डिसाइड करता है, तो भारत सरकार डिसाइड करती है। उसके बाद है, और आगे के लिए बस ये ध्यान रखना है कि जनजातियां कभी भी ट्राइबल्स को लेके कुछ भी आता है तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जो एक चीज मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का बहुत एक कह सकते हैं रिचुअल्स है। रिचुअल्स वो है कि जो यानी जहां आप इंडिया में रहते हैं और जिस ग्रुप को पुश करने की जरूरत है, पुश मतलब है उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, सपोर्ट करने की, और उस सपोर्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ने कुछ भी अगर वर्क किया है, तो उस वर्क के बारे में आपको जानना जरूरी है। यानी इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं, बहुत सारे ऐसे जेंडर कम्युनिटी हैं, बहुत सारे ऐसे रीजनल एरिया हैं जहां पर उसको पुश करना चाहती है। पुश का मतलब है उनको सपोर्ट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो उनके लिए जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, या जो भी सपोर्ट के लिए चीजें हैं, वो उनको आपको समझना पड़ेगा। चंद्रयान का आवाज आप लोग बंद कर लीजिए, राजेश अंजलि अपने माइक की। तो मतलब जो कॉमर्शियल चीजें वो नहीं भी पता हो तो चलेगा, लेकिन भारत सरकार जब भी कोई जो अंडर डेवलप लोग हैं या अंडर डेवलप एरिया हैं या कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला चीज है, जो एक बस ये मैंने पहले ही बोला था कि जब आप इस पोस्ट पे जाते हो या इस पोस्ट पे जाते हो या इस पोस्ट पे जाते हो, जब भी आप आईएफएस होते हो तो आपको क्या चीजें करनी होती, बस ये चीज ध्यान रखना, क्या चीजें आपको करनी होती है और इस पोस्ट पे जाने के बाद क्या करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इस पोस्ट पे बैठने के बाद आपको ये बिल्कुल जानना जरूरी नहीं है कि चंद्रयान कब छोड़ा जाएगा। इसीलिए कभी यूपीएससी क्वेश्चन भी नहीं पूछता इस पोस्ट पे, इन पोस्ट पे। ठीक है, तो मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद ये जानना होता है कि कितने ट्राइबल्स हैं, है ना, और इसके जाने के बाद आपको जानना होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो फीमेल है, जो फीमेल दिक्कत है वो कैसी है ना। आपके स्टेट में फार्मर्स के लिए क्या चीजें चल रही, डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स के लिए क्या चल रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स के लिए क्या चीजें चल रही है ना, आपके डिस्ट्रिक्ट में लेबर के लिए, विलेज के लिए क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है। और क्वेश्चन हमेशा यही से आता है, इसलिए फोकस बनाए रखिए मेन पॉइंट्स पे, इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है, यूपीएससी देती है आपसे। और बहुत सी चीजें आपको समझ जाएंगी जब आपको दिमाग में ये रहेगा कि हमारा जो सिलेक्शन होने के बाद हमें करना क्या है, तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। अच्छा, 52 क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं आ रहा है, एक बार देखते हैं ये है क्या। तो चलिए 53 देख लेते क्योंकि कंप्लीट तो आ नहीं रहा है। 52 है ये, 53 कहाँ पे, एक मिनट 53 देख लेते हैं कि ये बाहर से मैं इसको कर लूंगा। 53 ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन काफी डिस्टर्ब हो जाएगा करने में ज्यादा। 53 देखिए, एक मिनट प्लस सेटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है हिंदी इंग्लिश में, पहले से करके रखना होगा ये। अच्छा 53 क्वेश्चन है, उसको देखिए क्या है ये, देखिए
ये कहते हैं कि भारत के विधानसभा क्षेत्र में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में बात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। भारत के प्रथम सत्र के प्रारंभ वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। आप समझिए कितना टफ हिंदी दे दी इन्होंने, रूढ़िगत मतलब परंपरागत रूप से, है ना। गवर्नर मेक द customary address to member the house of consentment of the first session of the year। बताएं। दूसरा है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो 2 सेंटेंस हैं इसमें, बताएं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला वाला सही है, ए। पहला वाला सही है। और दूसरा में क्या दिक्कत है? When a state legislature does not have a rule on a particular matter। देखिए इसमें एक बात समझ लीजिए, दोनों सेंटेंस सही हैं। अगर राज्य विधानमंडल के पास कोई ऐसा केस आता है कि जिसके पास अपना रूल नहीं है तो वो लोकसभा के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, लोकसभा के रूल को फॉलो करता है जैसा लोकसभा में हुआ होगा। तो इसमें दोनों सेंटेंस सही हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये अच्छा क्यों है? पहला जो सेंटेंस है, गवर्नर मेक ए कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ हाउस। तो जो वर्ष का पहला अधिवेशन होता है, चाहे वो राज्यसभा, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट असेंबली हो, दोनों की कंडीशन सेम है। आपको पता है ना, संसद में भी यही होता है, पार्लियामेंट में भी तो यही होता है। तो इसमें दोनों सेंटेंस सही है। और ये जैसे आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, ठीक है, मेरी बात समझिए, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके लिए वो सीधे सीधे, आपको पता ही होगा, हाई कोर्ट के डिसीजन को और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करते हैं, कोर्ट में भी फॉलो करते हैं। तो ये चीजें हैं। अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है स्टेट में, स्टेट असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई ऐसा मुद्दा आता है, कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है, तो और उसके लिए लॉ उनके स्टेट असेंबली में नहीं है, तो उस तरह का अगर कोई एक्ट हुआ है लोकसभा में तो वहां से होगा ये। ठीक है, तो ये था। तो दोनों सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 देखिए क्या कहता है। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, तो अब दिक्कत हो जाएगी, आप तो देख के रह जाएंगे। डरना नहीं है, क्वेश्चन करेंगे हम, पक्का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को तो करना है, समझिए। इतना लंबा क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है इसके बारे में सारी जानकारी स्टूडेंट के पास नहीं होगी, आपके पास है ना। बाहर जो भी बैठे हैं, अगर 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो 10 लाख में मुश्किल से 1000 लोग होंगे जो इसको एग्जैक्ट कॉन्फिडेंशियली बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ते हैं लोग, छोड़ना नहीं। पहले समझिए क्या कहता है ये। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन हैज ए प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड, सी एंड एयर। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यानी एक समझौता है। क्या कहता है? यूएनसीएसी, यूएनसीएसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, और ठीक है, दूसरा कहता है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन इज एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट।
ठीक। दूसरा कहता है ए हाईलाइट, ए हाईलाइट ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांस, है ना, हाँ, ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम इज द inclusion specific chapter aimed the returning asset to their rightful owner from the whom they had been taken illicitly। तो हिंदी में समझिए इसको, राष्ट्र पार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक विशिष्टता ऐसे विशिष्ट अध्याय का समावेशन है। तो पहली बात तो ये तीसरा वाला सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं है। और एक मैं बता दूं कि इसमें कोई माइग्रेंट की बात नहीं हुई है। इसमें पूछा है यूएनसीएसी, यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट द करप्शन, एनी यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो इसमें कोई माइग्रेशन की बात नहीं हुई है, ठीक है। माइग्रेशन, अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई करप्शन होता है तो उसके लिए काम करेगा। मैं आपको पहले तो बता दूं ये क्वेश्चन गलत है सेंटेंस। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन आंसर निकल पाता है कि नहीं, फिर हम बात करेंगे कैसे गलत है। देखिए पहला गलत है तो पहले का मतलब है इसमें ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। अब 2 3 4 है, 2 3 4 है, ठीक है। अब 2 3 4 का मतलब है कि 2 सही है 4 भी सही है, तो तीसरा देखना है हमें, ठीक है। क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो मतलब सिर्फ 3 पे है। अगर 3 सही है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। तीसरा देखते हैं, जो तीसरा है वो इसमें है ये हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांजिशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम is the inclusion specific chapter and the returning asset। एसेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो मैं बताता हूं, अगर आप इंटरनेशनल करप्शन को समझोगे तो पहले तो क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि ये भी गलत है। अगर तीसरा गलत अगर है, अगर आपको तीसरा गलत आप दिखता है, तीसरा गलत अगर आप समझ लेते हैं तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, तो आपका तुरंत एक बार में आंसर आ जाता। तीसरा गलत था। सिर्फ आपको समझना क्या था इस पूरे सेंटेंस में, समझना ये था कि व्हाट इज द नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। देखिए अगर कोई करप्शन आईएमएफ में होता है, अगर कोई करप्शन डब्ल्यूएचओ में होता है, अगर कोई करप्शन डब्ल्यूटीओ में होता है, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर कोई करप्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसके अगेंस्ट मिलकर एक्शन लिया जाएगा, ये है। अब इसमें एसेट की कोई बात नहीं हो रही है। अब यूनाइटेड नेशन सपोज कीजिए कि उन्होंने कहा है, जैसे अभी आज के पेपर में है, जो नीरव मोदी को भारत भेजा जाएगा, यूके गवर्नमेंट ने या यूके जुडिशल सिस्टम ने एग्री किया है कि उसका प्रत्यर्पण इंडिया में किया जाएगा, तो ये इसके अंडर में नहीं आता है। इंडिया से कोई जान उसे घुमाने के लिए दिया हुआ बाय एयर लैंड वाटर, तो वो कुछ मतलब नहीं है। करप्शन का मतलब माइग्रेशन से नहीं है। एक बात बताइए, आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है कि अगर कोई करप्शन करके यहाँ से वहां गया है, मान लीजिए नीरव मोदी ने करप्शन किया है, आपको पता है, ठीक है, और यूके यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी है, तो वो उसके विरुद्ध क्यों करेगा कुछ? वो सीधी सी बात है भैया, नीरव मोदी हमारे यहाँ आया है तो हमारा जिस देश के साथ समझौता है, होता क्या है आपको पता होगा, प्रत्यर्पण संधि क्या होती है। प्रत्यर्पण संधि का मतलब ये होता है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर जैसे मान लीजिए यूएसए है और यूके है और इंडिया है, ठीक है, ये कंट्री है, तो इंडिया का मतलब है, वो कहता है अगर कोई व्यक्ति इंडिया का यूएसए के पास जाता है, यूके के पास जाता है भाग के, इंडिया में उसने करप्शन किया लाइक नीरव मोदी, और यहाँ यूके जाके पहुंच गया,
अगर हमारे प्रत्यर्पण संधि है, एक्सटेंशन है उसके साथ, तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट वारंट देगी यूके को कि देखो भैया जो नीरव मोदी है ये वांटेड है इंडिया में, इसको हमें अरेस्ट करके दो। अगर वो ट्रीटी में है तो ये गवर्नमेंट, ये जुडिशरी सिस्टम या यहाँ की पुलिस उसको अरेस्ट करके हमें दे देगी। ठीक है, या ऐसा तो नहीं है कि यूके वाले बोलेंगे नहीं इसको यूएनओ लेके चलते हैं, क्या जरूरत है वहां पे, उसने करप्शन इंडिया में किया है ना। दूसरा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में एसिड को लेके था। तो एसिड मान लीजिए अगर इंडिया में किसी व्यक्ति ने कोई एसिड को लेके करप्शन किया है, एसिड का मतलब जैसे अगर कोई रेलवे में है या कोल में है, तो कोल में कोई करप्शन किया है, अब वो चाहे डायमंड चुराए चाहे कोयला, करप्शन तो करप्शन है ना। तो वो चीजें यूनाइटेड नेशन में क्यों सॉल्व की जाएंगी? अरे उसको सजा मिलेगी वो इंडियन पेनल कोड अकॉर्डिंग मिलेगी, चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे कोई भी हो। तो सिर्फ यूएनओ का काम इसमें कुछ नहीं है, वो जिस कंट्री में है उस कंट्री का ये ड्यूटी है और ट्रीटी है उसके साथ कि अगर कोई भी आता है तो आपको वापस करना है। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है सेल्फ, दूसरी होती है बाइंडिंग। जब हम फॉरेन पॉलिसी में जाते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में पंचशील है। पंचशील का कहना है कि अगर दुश्मन किसी भी देश का, मतलब पंचशील क्या कहता है, किसी भी देश का कोई एनिमी या किसी भी देश का कोई वांटेड पर्सन उसके कंट्री में अगर आता है तो वो उसको अपने यहाँ नहीं रखेगा, ये पंचशील में है। लेकिन पंचशील को फॉलो कौन करता है? कोई नहीं करता। पाकिस्तान भी तो है, दाऊद इब्राहिम वही रुका हुआ है, विदेश नीति में पाकिस्तान शामिल है और पंचशील अपनाए गए तो पाकिस्तान भी एक्सेप्ट किया था। चलो पंचशील को जिसने बनाया उसने स्वीकार नहीं किया, हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमने 50-51 में लगाए और 1962 में हमने दलाई लामा को शरण दे दी जो कि चाइना में वांटेड थे। तो सबसे पहले तो जिसने शुरू किया पंचशील वही फेल नहीं, वही सक्सेस नहीं हो पाया। तो कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो एसिड हो या चाहे वो कोई करप्शन वाला केस हो। अब समझिए इतना कुछ आपको दिमाग में, अब ये बेसिक सी चीजें इसमें समझनी थी, इसलिए बड़ा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, है ना। होता क्या है कि 1000 पेज की फाइल है और 2-3 पन्ने पढ़ के ही अधिकारी समझ लेता है कि इसमें है क्या। तो वही चीज है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 2-4 वर्ड्स को समझ पकड़ के आप नहीं समझ पाएंगे तो अधिकारी होने का कोई मतलब नहीं है आपका, इसीलिए क्वेश्चन बढ़ा दिया है। ठीक है, ये समझ डेवलप करने के लिए आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? जी सर। जिसने पेपर दिया होगा उसने तो छोड़ा ही होगा, मुझे पक्का मालूम है। खैर ये देख लेते हैं। एक है भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में संशोधन के अनुसार वनवासियों को वन क्षेत्रों पर उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। ये जो फॉरेस्ट आया था ना, फॉरेस्ट राइट आया था, उसको लेके क्वेश्चन है इसमें। पहली बात, एक बात ध्यान रखना है, यही सेंटेंस कहता है आपको, इस सेंटेंस को आप लोग समझिए कि 55। अच्छा चलो दूसरा सेंटेंस भी देख ही लेते हैं इसका क्या है। अच्छा 55 का ना दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस इसमें क्या है वो देखिए, अनुसूचित जाति एवं पारंपरिक वनवासी। एक मिनट, इंग्लिश में भी देखते हैं इसको। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है इसमें, अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिकारी द्वारा की बांस गौड़ वनोपज है। तो ठीक है ना। और खैर हम यहीं से पहले कर लेते हैं। पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पहला सेंटेंस उन्होंने दिया है, पहला सेंटेंस उसको समझिएगा। पहला सेंटेंस उन्होंने दिया है कि ये अमेंडमेंट
इंडियन फॉरेस्ट है ना, डिलीवर हैव द राइट टू फेल द बैम्बू ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरिया। कोई भी कानून पेड़ काटने की इजाजत नहीं देता है। तो पहली बात ही, पहला सेंटेंस ही गलत है। आपको लगता है जनजाति है तो क्या हुआ, पेड़ काटेंगे तो पूरे जंगल साफ कर देंगे, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं है। तो पहला सेंटेंस ही इसमें गलत है ना, ये बात ध्यान रखना है, पहला सेंटेंस गलत है। और देखिए अगर पहला सेंटेंस गलत है तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं इसको देखिएगा आप लोग, आई थिंक आप समझ पाएंगे। हाँ, इस जो ये ऑप्शन है, पहले में ये गलत है और ये गलत है, दो गलत हो गए, 1 2 3। अब इसमें देख लेते हैं कि तीसरा, दूसरा सही है या गलत है, यानी तीसरा सेंटेंस इसमें सही है, क्योंकि तीसरा यहां भी है यहां भी है। तो दूसरा अगर सही है तो ये होगा, नहीं तो फिर ये होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं सही है या गलत है। ठीक है, ये इसमें दोनों सही है, दूसरा तीसरा सही है। गौड़ उपज का मतलब क्या होता है? उसमें वनवासी मान्यता देता है कि बांस एक गौड़ उपज है। गौड़ का उपज का मतलब समझते हो क्या होता है ये? क्यों? देखिए क्वेश्चन नंबर 45 ये है, 55 as per the scheduled tribe other traditional forest deliver the forest is a bamboo is a minor forest produce। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब देखो क्या होता है कि माइनर फॉरेस्ट का मतलब है हम किसी भी प्लांट को काट सकते हैं अगर वो हमारे एग्रीकल्चर लैंड में है तो। ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर लैंड में तो। अगर वो प्लांट फॉरेस्ट में है तो उसको नहीं काट सकते। यही 2019 में एक्ट आया था बांस को लेके, बैम्बू को लेके। देखिए मेरी बात समझिए, बहुत अच्छा ये है, कई बार क्वेश्चन निकलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा घर है ना, मान लीजिए ये हमारा घर है, ठीक है, जहां हम रहते हैं। ये हमारा खेत है जहां हमारी खेती होती है, ठीक है, ये हमारा खेत है जहां खेती होती है, ठीक। और ये एक जंगल है, फॉरेस्ट है, ध्यान समझिएगा, ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है। अब जो 2019 रूल आया है और 2006 में ही था ये, उसी को अब 2006 में क्या था कि सिर्फ ट्राइबल्स के लिए था ये। 2019 में जो फॉरेस्ट रूल बना है, चेंज हुआ है, उसमें बोला गया है कि अब ये नेशनल लेवल पे हो गया। यानी जो बैम्बू है, अगर वो बैम्बू यहाँ पर है, ध्यान समझिएगा, अगर वो बांस यहाँ पर है तो आप उसको नहीं काट सकते। अगर वो बांस यहाँ पर है तो आप इसको काट सकते हो, क्योंकि वो आपके एग्रीकल्चर फील्ड में है। यहाँ पर बांस काटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन यहाँ आप बांस नहीं काट सकते। यही सिर्फ चेंजेस हुआ है, यही चेंजेस हुआ है। ये चेंजेस, ये चीजें अभी तक सिर्फ ट्राइबल्स के लिए थी 2006 में, लेकिन अभी 2019 जो आया है, 19 आया है, उसमें ये पूरे इंडिया में लागू हो गया है। कोई भी व्यक्ति अपने खेत में बांस उगा सकता है, उनको काट सकता है, लेकिन अगर बांस फॉरेस्ट में है तो आप उसको नहीं काट सकते। ये सिर्फ नियम है, ठीक है। इसको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है, ये है। क्लियर हो गया कि नहीं? जी सर। हाँ, तो इसमें पहला गलत है, यानी बी सही है। दो और 3 यहाँ आप नहीं काट सकते, जंगल में कुछ भी नहीं काट सकते, ये बात ध्यान रखना है। कोई भी नियम बन जाए, जंगल को काटने की कोई इजाजत कभी भी नहीं दे सकता है किसी भी लॉ में, किसी भी कम्युनिटी को, किसी को भी, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि फॉरेस्ट है तो फूड चेन है, फूड चेन है तो हम जिंदा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तुरंत हटा देना उसको। खैर, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, आपने देखा होगा 2019 में एक केस आया था बरेली का, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। एक एमएलए की लड़की थी और शादी को लेके, शायद आपने सुना होगा वो। ठीक है, भारत में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अपनी पसंद से व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति को अधिकार देता है? तो आर्टिकल 21 है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था वो। तो ये भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 21 आपको इजाजत देता है, आप किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, वैलिडिटी है। किसी भी जाति से सर, क्या? किसी भी कास्ट से सर। हाँ, कहीं भी किसी कास्ट पे, आगे पीछे देख लेना है बस, घर वाले ना हो तुम्हारे भी और उसके भी, तब कर सकते हो। हाँ, नहीं तो कोर्ट अपनी जगह है, लाठी अपनी जगह है। पेटेंट वाली बात आती है ना, तो पेटेंट जो है वो डब्ल्यूटीओ करता है, डब्ल्यूटीओ। और एक संस्था और होती है ट्रिप्स, ये करती है ना, जो है वो ट्रिप्स करती है। तो डब्ल्यूटीओ है, किसी भी पेटेंट, किसी भी चीज को हम पेटेंट इंडिया में नहीं करवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है सर जिसका, महंगा मिलेगा। हाँ नहीं, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है और जिसका कॉपीराइट या सेम प्रोडक्ट किसी जो है यूके के व्यक्ति ने बना लिया है, किसी यूके के व्यक्ति ने, तो इंडिया का कोई व्यक्ति है और उसका प्रोडक्ट का कॉपी किसी ने यूके ने बना लिया है, ठीक, और इंडिया वाले ने जो पेटेंट लिया है वो डब्ल्यूटीओ से पेटेंट कराया है। तो ये जो इंडिया वाला व्यक्ति है इस यूके वाले से के खिलाफ केस करेगा, और वो केस इंडिया में ही कर सकता है, इंडिया में भी कर सकता है, इंडिया के कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि उसको यूके जाना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं उसको डब्ल्यूटीओ जाना पड़ेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ एफआईआर आप लोकल कोर्ट में करेंगे, चाहे वो यूके का हो चाहे कहीं का भी हो। तो उसके खिलाफ जो आगे एक्शन लेना होता है वो आप अपने देश में ले सकते हैं, ठीक है, अपने यहाँ ले सकते हैं, लेकिन आप किसी प्रोडक्ट का पेटेंट दिल्ली में नहीं ले सकते। उसके लिए आपको इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जानता है, ट्रिप्स जानता है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे मान लीजिए ये फोन है, तो इस तरह का जो डिजाइन है और कोई नहीं कर सकता, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी, कम से कम इस पे 100 पेटेंट होंगे इस फोन पे, मतलब ये स्क्रीन सब कुछ होगा, 100 से कम नहीं होंगे। तो इनमें कोई भी चीज कॉपी अगर करता है, ये फोन भले कहीं का भी हो, मान लीजिए साउथ कोरिया का है, तो ऐसा नहीं साउथ कोरिया वाला आदमी दिल्ली वाले ने बना लिया है तो दिल्ली आके केस करेगा, नहीं, वो वहीं कर सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेटेंट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखिए। पहली बात तो भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, भारत में नहीं कराया जा सकता। हो सकता है इसी से क्वेश्चन निकला, एक बार देख लेते हैं। इससे नहीं निकल रहा है, फिर भी हम 50% तो आ गए। अब देखते हैं, भारत में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, और पादप किस्में किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने का पात्र नहीं है, ठीक है। अब पहली बात है कि भारत में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। हमने क्या बोला है कि ये बिल्कुल है, कोई भी इंडिया का व्यक्ति इंडिया में ही अपील कर सकता है, ऐसा थोड़ी वहां जाना पड़ेगा उसको, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये है तो यानी ये गलत है सेंटेंस, अगर ये गलत है तो इसका मतलब है ये सही नहीं है, तो ये सेंटेंस है। यही तो मैंने बोला था कि कोई भी व्यक्ति अपील इंडिया में कर सकता है उसके खिलाफ, तो तीसरा गलत है। यानी क्या पूछा है, भारत में कोई बौद्धिक संपदा यानी जो जो हमारा इंटेलिजेंस वाला है, कोई अपील बोर्ड नहीं है बिल्कुल है, जो मैंने अभी बोला है। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, यानी पहला गलत है और दूसरा गलत है। तो आप समझिएगा कि सेंटेंस अपने आप आ गया निकल के सी, यानी पादप किस्में भारत में कराए जाने की पात्र नहीं है, यही तो बात कह रहे हैं। जस्ट पहले का तीसरा उल्टा कर दिया उन्होंने। कोई भी पेटेंट भारत में नहीं हो सकता,
सोचिए कितना घुमाया उन्होंने पेटेंट को लेके, और इससे ज्यादा नहीं घुमा सकता, बस इससे ज्यादा ये घुमा सकता है। एक बार क्वेश्चन आया कि पेटेंट कौन कौन करता है, तो WTO करता है और ट्रिप्स करता है पेटेंट। WTO ये इसलिए करता है कि मान लीजिए उसके पास सारे मॉडल होते हैं, आप कोई चीज ले गए वहां पे पेटेंट कराने के लिए, तो पहले पहले वो चेक करवाएगा कि ये किसी कंट्री के किसी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने इसको पेटेंट करवाया तो नहीं है। अगर वो पहले से पेटेंट नहीं है तब वो पेटेंट कर देंगे आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी सर राइट। हमारी कंट्री में सॉफ्टवेयर का वो कॉपीराइट होता है सर, किसका? जो कंप्यूटर में विंडोज 10 हो या कोई भी हो सॉफ्टवेयर का। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। अगर जो चीज हमने बनाई है उस पर राइट हमारा है, हमने बनाई। जैसे मैं जो आपको क्लास ले रहा हूं, अगर इसको कोई रिकॉर्ड करके किसी चैनल पे डालेगा तो हम जब चाहें तब क्लेम कर सकते हैं, कहीं भी, है ना, कभी भी हम कर सकते हैं। इसके जो भी हमारे नोट्स हैं, जो भी हमारा क्लास है, वो हर किसी का होता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस ये प्रूव करना होता है हमारा है, बस यही है। तो चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज हो, जो व्यक्ति मेहनत करता है वो उसी का रहता है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो कुछ चीजें बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं, ठीक है। और कॉस्टली रीजन होने का मतलब यही है कि वो यूनिक है, यूनिक है, इसलिए वो महंगी होती हैं। कभी आपने ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप पे फेसबुक पे देखा होगा, बोलते हैं कि 499 में पूरा GS का PDF लें, ठीक है। जबकि एक क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं, जैसे विजन IAS ये सब है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये है। और चलिए, आवाज शायद मेरी खुली, हाँ ओके। अब क्वेश्चन बस देखते हैं, लास्ट कम से कम 10 क्वेश्चन तो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया, इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। आवाज बंद कर लीजिए जिसकी खुली है। यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में लोक सहभागिता की आवश्यकता को और इसे हासिल करने की प्रक्रिया का रीति का विवरण दे। इतना खतरनाक वर्ड यूज करते हैं ये लोग, खैर। ये कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers to the government of India to, यानी भारत सरकार को ये राइट देते हैं, भारत सरकार को ये राइट देता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का भी सहभागिता हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की इसमें बात नहीं की गई है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी कहा गया है क्या कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसमें सीधे सीधे गवर्नमेंट काम करती है। उसके बाद है विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों उत्सर्जनों या विसर्जन के मानक निर्धारित करें। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। तो यानी पहला सेंटेंस गलत है, दूसरा सही है, तो यानी इसका बी आंसर है। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझिए ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, वो ये कहता है सरकार से कि तुम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाओ और सुनिश्चित करो कि कौन कौन लोग पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं। ऐसा होता है कभी क्या?
नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वो एक लॉ है, वो एक कानून है, ठीक है, वो एक लॉ है, कानून है। मतलब क्या है कि इस लॉ के अंडर में जो भी चीजें हैं वो शामिल हैं। इस लॉ में बना दिया गया है कि कोई भी फैक्ट्री, जैसे और इवन वाला चला था, अगर मान लीजिए कि सरकार ये बोलती है कि 2004 से पहले की गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी, ठीक है, 2004 से पहले की गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी। वो बोलते हैं कि देखो कि एक ग्रैब था, आपने सुना होगा ग्रैब, जो अक्टूबर नवंबर लगाया जाता दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, यानी बोलेंगे देखो इस एरिया में फैक्ट्री लगाना अलाउ नहीं है, इस एरिया में कंस्ट्रक्शन लगाना अलाउ, कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग बनाना अलाउ नहीं है। तो ये सारे जो नियम कानून है सरकार लागू करती है, और ये राइट दिए जाते हैं किसके द्वारा, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसके तहत, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये उनको अथॉरिटी देता है ये सब करने का, ठीक है। कभी ये अथॉरिटी, ये मजबूरी नहीं होती कि लोगों को बताए कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन है इसमें। दूसरा सेंटेंस इसमें कह रहा है कि ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर द इमिशन। जैसे हमने बोला तो सरकार चाहे तो ये कह सकती है कि 2004 से पहले के कोई भी व्हीकल दिल्ली में नहीं चलेंगे, है ना, या एक महीने के लिए जितने भी डीजल के व्हीकल हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए जाते हैं, एक महीने तक डीजल का कोई वाहन रोड पे नहीं दिखना चाहिए। तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वो सरकार लगाती है, वो आपने देखे भी है, ठीक है, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर देखें 59, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बता सकते हैं? ए क्वेश्चन है, बी मतलब होगा। अब ये हमने कई बार समझाया, बस थोड़ा सा आपको रिलेट करके समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन टफ है ही नहीं, डरते हैं वैसे ही आप क्वेश्चन देख के डर जाते हैं ना, उसके साथ कुछ गुजारो तो सही, टाइम समझ में आ जाएगा किधर जा रहा है। आप वक्त गुजारने से पहले भाग जाते हैं, अरे यार ये तो कैसे होगा, बस फेल हो सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमेशा तैयार रहिए एग्जाम हॉल में जाने के बाद, तभी पेपर कर पाएंगे। क्या हो रहा है ये? एक मिनट कैसे पेज खुल रहा है यार ये बार बार। हाँ ठीक है, देखिए 69 का देखिए, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, अब देखो ये भी क्वेश्चन काफी बड़ा है और हमें केवल ऑड इवन से निकालना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 यानी जो हमारा वेस्टेज है, वेस्टेज का मतलब है जैसे जो हमारे घरों से कूड़ा जाता है, एमसीडी वाले या जो म्युनिसिपैलिटी वाले गाड़ी ले जाती है, उसी को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक है। उसका मैनेजमेंट अधिनियम 2016 क्या 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 बोलता है, मेरी बात समझ गए? ठोस सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जो गाड़ी म्युनिसिपल वाली आती है, वो गली में आती है, आप देखा होगा हॉर्न बजाती है तो लोग कूड़ा डालते हैं, उसी को कहते हैं सॉलिड वेस्ट। अब उसके लिए एक प्रबंधन मैनेजमेंट रूल बनाया गया 16, उसके बारे में पूछ रहा है वो। मतलब आप समझ रहे हो, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, वहां पे ये मेजर प्रॉब्लम होती है साफ सफाई की, है ना, आपका काम साफ सफाई करना नहीं है, ये करवाना जरूर है। चलिए देखते हैं 59 क्वेश्चन क्या कहता है। अपशिष्ट पूछा, इसमें कौन सा सही है? अपशिष्ट उत्पादकों को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग करने होंगे। आपको लगता है कि जो कूड़ा बीनने वाला या कूड़ा लेने वाली गाड़ी आती है उसको 5 पार्ट में अलग करती है? नहीं, वो केवल 2 पार्ट में अलग करती है, आपको पता होगा 2 पार्ट में, एक ग्रीन वाला रहता है डिब्बा, एक नीला वाला रहता है, ध्यान दिया होगा आपने, जब कूड़ा डालने जाते होंगे तो 2 टाइप के डिब्बे देखे होंगे आपने, एक ग्रीन एक ब्लू। जो ग्रीन वाला डिब्बा होता है उसमें वो वेस्टेज डालना होता है जो डिकम्पोज हो सकता है, जैसे सब्जी है,
है ना, कागज है, ऐसी चीजें जो डिकम्पोज हो सकती हैं। तो वो नीले हरे वाले डिब्बे में वो चीज डालनी होती है जो डिकम्पोज हो सकती है, नीले वाले डिब्बे में वो चीज डालनी होती है जो डिकम्पोज नहीं हो सकती है या पर्यावरण को लॉस करेगी। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, बॉटल्स हैं, ये सारी चीजें नीले वाले डिब्बे में डालनी होती है। जब ये गाड़ी जाती है तो इसी तरह से अलग किया जाता है मेटल। जो डिकम्पोज होता है उसको डिकम्पोज करवा दिया जाता है, और जो नॉन डिकम्पोजेबल जैसे बोतल है, इसको रिसाइकिल करवा दिया जाता है। रीयूज तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे बोतल को निकाल के, प्लास्टिक की बोतल है उनको निकाल के साफ करवा के दोबारा से बोतल बनवा दी जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिसाइकिल, रीयूज नहीं। ऐसा नहीं है वहां से धो के पानी भर के दे दिया आपको, दोबारा बनाई जाती है। इसलिए बोलते हैं कि वो लिखा होता है बोतल पे, आफ्टर यूज क्रश द बोतल। पानी पीना तो उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि तोड़ने का मतलब दोबारा उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा, वो रिसाइकिल होके यूज होगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, 5 कोटियों में कोई नहीं बांट सकता, 2 में बांटता है। ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों और सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होता है। मतलब जो गरीब लोग हैं वो गंदगी में रह सकते हैं, ऐसा है क्या? ये नियम केवल, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब ये जो नियम है ये केवल नगरीय लोगों के लिए है। मतलब कस्बे हैं, गांव हैं, वो गरीब हैं तो गंदगी में रह सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये भी गलत है। क्यों? ऑड आ गया। सफाई दोनों को चाहिए, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो ही सकता है। जो गरीब लोग हैं वो गंदगी में रहेंगे, जो अमीर लोग हैं जो नगरों में रहते हैं उनके लिए सफाई जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। तीसरा देखिए, इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यूरोवार मानदंड उपबंधित हैं। ये बात ठीक है। देखिए, द रूल ऑफ प्रोवाइड द एक्सटेट एंड द एलोबरेट द क्राइटेरिया फॉर द साइट एंड लैंडफिल, यानी इनके लिए प्रॉपर नियम कानून बनाए गए हैं और उस एरिया में जहां पर इनका भराव किया जाता है। ये कहते हैं कि जो चीजें डिकम्पोज हो सकती हैं उनको किसी एक एरिया में जमा कर दीजिए, और जो प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक ब्यूरोवार मानदंड उपलब्ध हैं, उपबंधित हैं। मतलब प्लास्टिक का क्या करना है उसका प्रॉपर रूल है, रेगुलेशन है, और जो चीजें डिकम्पोजेबल वाली हैं उनके लिए प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन है। इसको अभी होल्ड करते हैं, देखते हैं। चौथा देखिए, अवशिष्ट उत्पादक के लिए ये आज्ञा पालक होगा, यानी जो लोग कचरा घरों से निकालते हैं उनके लिए, अवशिष्ट उत्पादकों के लिए ये आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अवशिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाया जाए। ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा तो जिले की बात ही नहीं कर रही है ना, ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला है इसमें, तो ये भी गलत है। तो 59 का इसमें आंसर है सी, सी है। ठीक है, सी है। जैसे मान लीजिए कोई पास पास में 2 डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए यूपी है या बिहार है, कोई भी जगह मान लेते हैं। तो ये मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में जहां मैं रहता हूँ वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, बाकी 8 जिले और 9 जिले हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली जो नॉर्थ ईस्ट वाला कचरा है वो किसी और जिले में नहीं जा सकता है। अरे भाई, एमसीडी है पूरे दिल्ली की है, सरकार है वो पूरी दिल्ली की है, तो वेस्टेज को वो पूरे स्टेट में कहीं भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं उसका। समझ लेना, अगर 2 डिस्ट्रिक्ट आसपास में हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट के वेस्टेज को सही करने के लिए हम एक प्लांट लगा देंगे, उस एक प्लांट में 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट का कचरा आके सही हो सकता है। अब ये थोड़ी हर जिले में हम ट्रीट प्लांट लगवा के, ऐसा नहीं है कि वो सरकार पर निर्भर करता है। वो किसी एक प्लांट को लगवा के को 3 जिले का कूड़ा से मतलब करवाता है सही, या 2 जिले का या 1 जिले का, ये डिपेंड करता है उस पर। मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि पूरी यूपी में 4 प्लांट बना देंगे और उन प्लांट की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होगी,
तो अब हर जिले से कूड़ा वहां पे लाया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, हो सकता है खाद बनाई जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो उसको ले जाया जा सकता है, डिपेंड करता है प्रशासन पे। तो ये हो गया 59 का सी आंसर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर आपको क्या वर्ड मिल गया? 5 कोटियां, यानी 5 कैटेगरीज में आप नहीं बांट सकते, 2 में बांटा जाता है। केवल अधिसूचित नगर, ऐसा नहीं है, सभी नगरों के लिए है। और कूड़े को या जो वेस्टेज है उसको कहीं ले जाया जा सकता है। तो इसका सी आंसर है। बताएं, कोई डाउट हो तो? नो सर। अब जब ये बस क्वेश्चन आप कर लोगे, बस एक ही काम करना है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बस। और आप लोग डर बहुत जल्दी, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब मैं सही बताऊं, जब हम लोग पेपर देते थे तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं होती थी, और हम पूरी साल निकल जाती थी कोचिंग में, कभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जाता था। और आपके साथ हम डेली 1 घंटे डिस्कस करते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन को। तो ये चीजें जब हम एग्जाम देते थे तो ये छोटी छोटी बातें, कैसे एलिमिनेट करना चाहिए, कैसे और निकालना चाहिए, हमको किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं। और कोचिंग में, जो ऑफलाइन कोचिंग है, वहां आपने देखा ही है टेस्ट के नाम पे क्या होता है ना? तो होते ही नहीं है टेस्ट, पहली बात तो। 60 का देख लेते हैं बस, फिर हम लोग यहीं पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका फायदा उठाइए, जो भी चीज मैं बताता हूँ उसको नोट जरूर करते जाइए, ताकि आपको वहां पे बहुत हेल्प मिलेगी इसकी, प्रशासन के तौर पे। 60 को देखिए, औद्योगिक रोजगार केंद्रीय संशोधन 2018 के अनुसार, तो एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल 2018, तो जो क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल अमेंडमेंट पूछा गया है। तो 60 का देखिए, अब इसमें भी आपको सारी चीजें पता हो, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, देखिए, यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को क्रियान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के कामगारों की छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। ये नया एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल अमेंडमेंट आया था। इफ रूल फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय इन इम्प्लीमेंटेड, यानी ये कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसके लिए टर्म एंड कंडीशन फिक्स कर दी गई है, अगर वो टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है तो उस पर लिखा होता है कि साहब, जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि भाई आपको, जैसे किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग की उन्होंने, ठीक है, और ज्वाइनिंग की, उसने बोला कि देखो आपको ये काम करने होंगे, है ना, और यहाँ पे हमारे साइन करवा दिए एम्प्लॉय की, ठीक। अब ये चीजें अगर फुलफिल नहीं हो पाती हैं, मान लीजिए ये भी फुलफिल नहीं, ये भी फुलफिल नहीं, ये हो गई, ये भी नहीं हुई, ये फुलफिल हो गई, ये भी नहीं हुई, आपको लगता है कि ज्यादा चीजें फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो आप इस एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल सकते हैं, है ना। ये टर्म एंड कंडीशन है, ये अच्छा भी है, क्योंकि काम तो हर किसी को करना है, बिना काम के पैसा कैसे, तो ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस सही है इसमें, पहला सेंटेंस सही है, ठीक है। दूसरा कहता है, यानी नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ टेम्परेरी वर्कमैन। और टेम्परेरी जो वर्कमैन होते हैं उनको कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगा। टेम्परेरी वर्कर्स, तो टेम्परेरी वर्कर्स का मतलब समझते हैं, तो ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है, तो इसमें दोनों सही है, सी आंसर है। अब देखिए, अब इसमें कई चीजें हैं। किसी ने बोला कि हमें नौकरी पे लगा लीजिए जब तक आपको जरूरत हो, ठीक। तो किसी कंपनी ने, किसी काम करने वाले ने आपको या किसी को भी नौकरी पे लगा दिया, ये शर्त थी हमारी, जो हम उसके पास नौकरी मांगने गए,
अगर वो चाहे तो हमें कभी भी नौकरी से हटा सकता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमारी थी कि हमारे साफ साफ थे आप जब चाहे तब हमें निकाल देना। तो अब ये दोनों चीजें हैं कि जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, अब इसमें क्या होता है ना, कई बार हड़ताल वगैरह ये लोग करने लगते थे, जो कर्मचारी थे वो हड़ताल करते थे। अब भाई कोई कंपनी है, कंपनी में 100 लोग रोज काम करने के लिए जाते हैं, उन्होंने तो नहीं बोला था, उन्हें तो एश्योरिटी नहीं दी थी कि आपको हम परमानेंट करेंगे या आपको हम 25 साल नौकरी देंगे। उन्होंने ये कहा कि अभी हम आपको दे सकते हैं, कभी भी हम आपको निकाल भी सकते हैं अगर हमें प्रॉब्लम हुई तो। उस समय आप एक्सेप्ट कर लेते हो और कुछ समय बाद फिर आप अपने यूनियन बना लेते हो। यूनियन बना लेते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है उसको, जबकि गलती ये थी कि उन्होंने 5 साल आपको रोजगार भी दिया, आपका परिवार चलाया, और छठे साल उनको प्रॉब्लम होना शुरू हुई तो उन्होंने आपसे मना कर दिया, तो फिर आपने यूनियन बना के हाईवे जाम कर दिया या फैक्ट्री के सामने बैठ गए। तो ये चीजें पहले से थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर, और ये औद्योगिक रूल 2018 आया है, इसलिए क्वेश्चन 19 में बना दिया उन्होंने। एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बताएं। अल्ताफ, अर्चना, सचिन, स्वप्निल, गुड्डू। यस सर, क्लियर है सर, ओके। और ये बहुत सारे इसमें आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इंडिया ईयरबुक से हैं बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे ये अधिनियम वाला था, ये भी क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था। तो आज क्वेश्चन काफी ऐसे थे जो इंडिया ईयरबुक से लिए गए सीधे सीधे। हालांकि आए पीआईबी में भी होंगे, एआईआर न्यूज में भी आए होंगे, द हिंदू में भी आए होंगे, लेकिन आपको एक जगह कलेक्शन इंडिया ईयरबुक में मिल जाएगा। ईयरबुक अभी तक नहीं आई है क्या मार्केट में? नो सर। क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, पिछली बार भी तुमने बहुत लेट निकाली थी ना। इंडिया ईयरबुक सर हर साल आता है सर? एकदम हर साल आता है, पूरा साल का। सरकार लास्ट ईयर भी नहीं निकाली थी, बहुत लेट निकाली थी, बहुत कुछ बोला गया। तो होता क्या है, उसमें सरकार को बताना होता है कि आपने एक साल में क्या किया, तो अब बताने के लिए पता नहीं डेटा नहीं है क्या नहीं है। तो लास्ट ईयर भी जब से ये सरकार दोबारा से आई है, तो ये लोग इंडिया ईयरबुक निकालने में बहुत देरी कर देते हैं। मतलब पता नहीं क्यों डर सा लगता रहता है इनको, क्योंकि वो ऑफिशियल सोर्स होता है, तो उसको मीडिया में भी लोग लेके जाते हैं, देखो इसमें ये हुआ है। वो डेटा इनका ऑफिशियल होते हैं, इसलिए सर्वे में क्या होता है वो तो इकोनॉमी एडवाइजर का काम होता है, लेकिन जो इंडिया ईयरबुक है वो भारत सरकार निकालती है, इसमें कोई इंडिया इकोनॉमी एडवाइजर का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो भारत सरकार के हैं, इसलिए वो देरी कर देते हैं। और मुझे लगता है आज 26 हो गई है और आ जाना चाहिए था अब तक। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं फिर। यस सर। करंट का क्लास कैसे ओके सर। होगा मैं एक बार बता दूंगा आपको मैसेज, जैसे भी एडजस्ट होगा मैं करूंगा आज।